चलो भाई, आदर्श बहुत ध्यान से आइए, जगह बहुत कम है। अरे सब जगह करते हैं भाई शुरू क्लास। बस भाई ऐसा है, लास्ट क्लास हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर ली थी भाई, और ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था एल्केन्स एल्केन्स। बुकलेट आप लोगों को मिल चुकी होगी, ठीक है ना। इसमें 4 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया हुआ भाई। क्लियर है? हाँ, पैसों की मिलेगी, फ्री की नहीं मिलेगी। फ्री का कुछ नहीं है बच्चों। चलो इधर देखो भाई, बस इधर देख। सो गाइस मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था, वो क्लियर है? आगे आज की क्लास में जो कंटेंट स्टार्ट होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आज से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सो मुझे तुम ये बताओ सबसे पहले तो, कौन बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में? प्रेरणा, सुनिधि, बाकी सब थे। प्रियांशु। देखो भाई, पहली बात तो ऑर्गेनिक में आपको छुट्टी नहीं करनी। दूसरा, अगर छुट्टी हो गई है तो एटलीस्ट आपको अटेंड करके आना चाहिए। नहीं करके आ रहे हैं, आपको दिक्कत लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली। अब देखो, इतना सारा हो गया है, ये कहाँ से आएगा तुम्हें? अब मैं तुम्हें बस एक बात बताऊंगा, बस उसके बाद नहीं बताऊंगा ये चीजें। सिर्फ इतना बता सकता हूँ, चैप्टर हुआ है हेलोकेन्स हेलोरेन्स स्टार्ट। ये एक प्रॉपर क्लास ऑफ कंपाउंड है। जैसे क्लास ऑफ कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि एक जैसे कंपाउंड को हम क्लास का नाम दे देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एक क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो हेलोकेन्स एक प्रॉपर क्लास ऑफ कंपाउंड है, जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है। हेलो अल्केन मतलब अल्केन में हेलोजन जुड़ जाए, अल्केन में हेलोजन। अब अल्केन कौन? अरे कोई भी कार्बन का चेन हो, ऐसा समझ लो, कोई भी कार्बन का चेन हो, यहां पर आ जाओ, कोई भी कार्बन का चेन हो उसके साथ कोई हेलोजन जुड़ जाए। अब हेलोजन कौन? हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। कार्बन की चेन के साथ आपको हेलोजन जुड़ा हुआ मिल जाए, कार्बन की चेन के साथ आपको कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ मिल जाए, these compounds are said to be haloalkane। in this chapter we will discuss about these compounds, जिनको हमने क्या बोला है बच्चों? हेलो अल्केन्स, क्योंकि कार्बन की चेन में हेलोजन जुड़ गया है, ठीक है। ये पहली क्लास में ऐसा कुछ ऐसा नहीं निकला जिसके बिना आज की क्लास समझ में ना आए। बस आपको हेलोकेन्स हेलोरेन्स समझ में आ जाए। हेलोरिन्स क्या होती है? बस ये समझ लो कि बेंजीन जैसे कंपाउंड में जब हेलोजन जुड़ जाता है तो इनको बुलाते हैं हेलोरिन। क्या बुलाते हैं? और चैप्टर का नाम है हेलोअल्केन और हेलोअरीन। तो बस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बस ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ये चैप्टर जो है ना किस तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड्स को लेकर डिस्कशन कर रहा है। पहली मैंने क्लास ऑफ कंपाउंड क्या बोलेगी? कोई भी कार्बन चेन है और हेलोजन लगा हुआ तो हेलोअल्केन, और बेंजीन के साथ हेलोजन लगा है तो इट इज हेलोअरीन। अर्जुन समझ में आ गई बात? जो नहीं आए थे उनको पता लग गई मैंने क्या बोला है? ये हेलोअल्केन और ये बोलो क्या? हेलोअरीन। अच्छा, एक बात जो लास्ट क्लास नहीं बताई है वो ये है कि इनका जनरल फॉर्मूला क्या है। जैसे इसका जो जनरल फॉर्मूला है हम इसको डिनोट करते हैं किससे? तो इसको डिनोट करते हैं आर एक्स से। आर एक्स का मतलब क्या होता है? आर माने कोई भी कार्बन चेन और एक्स माने क्या बोलो? हेलोजन। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर एक्स। ए आर एक्स का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड और बोलो क्या? हेलोजन। नहीं है ये बात समझ में? सिंपल है ना। सो ये होता है बच्चों। अब ये जो बच्चे आए थे उनको पता है कि हाउ वी कैन क्लासिफाई देम एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है अगर वो 2 से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी, 3 जुड़ा टर्शियरी, 1 से जुड़ा प्राइमरी। फिर आपको अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक एलाइड्स के बीच में डिफरेंशिएट करवाए थे, याद आ रहा है? अगर हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ sp3 है तो इन दोनों में से कुछ होगा। sp3 के जस्ट बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अलाइलिक है, और उसके बाद sp3 के बाद बेंजीन है तो बोलो क्या? बेंजाइलिक है। लेकिन अगर हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ sp2 है वो खुद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम उसको बोलो क्या बोलेंगे? विनाइलिक। और अगर वो sp2 है वो खुद बेंजीन है तो बोलो क्या बोलेंगे? अराइलिक। ये सब लास्ट क्लास सिखाया गया और उसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी करवाए गए, तो मुझे लगता है ये समझ में आना चाहिए था। नहीं आया? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब ऐसा है, आपने क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में, क्योंकि चैप्टर है हेलोअल्केन। समझ लीजिए, कोई भी जो हेलोअल्केन होता है, कुछ सिखाऊंगा बड़े ध्यान से इसको सुनना। कोई भी जो हेलोअल्केन होता है वो किस तरह का है बोलो? कार्बन का कंपाउंड और साइड में हेलोजन लगा हुआ है। आप खुद मुझे एक बात बताएं जरा कि इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड कौन सा है, मतलब जो टूटेगा
बेसिकली जिसकी आशंका आपको सबसे ज्यादा लग रही है कि सर यही हरकत करेगा, यही वाला बॉन्ड हरकत करेगा, यही वाला बॉन्ड टूटेगा, तभी रिएक्टिविटी बनेगी इसकी। यार किसी चीज को रिएक्ट करने के लिए पहले कोई पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड जुड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कार्बन के हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड टूटेगा? क्लोरीन से। ऐसा क्यों लगा आप लोगों को? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। गीतांजलि बहुत लेट हो, 15 मिनट। इससे बच के आओ, इससे बच के आओ, दे दो भाई जगह। ध्यान देंगे सही बच्चे भाई? बस भाई बातें नहीं प्लीज, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, बिकॉज यही टूटेगा जब किसी से रिएक्ट करना होगा भाई। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में कितना पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे काम करती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। मैंने कहा था 11th की जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर बात करें तो मान लीजिए CH4 का बॉन्ड बना हुआ है। अब CH4 में तुम्हें पता है कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बताओ कितने कितने होते हैं खुद के? एक एक। यार ये तो पता होगा ना, ये मत कहना 10वीं का भी बता दो सर बेसिक बिल्कुल। हाइड्रोजन का एक, कार्बन का 4। हाइड्रोजन कहते हैं यार हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि शेयरिंग मतलब हो जाए, तो हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हीलियम जैसा हो जाएगा। ये तो इससे लेते हैं। याद आ रहा है? कुछ ऐसा टीचर ने सिखाया था, कुछ इस तरह का टीचर ने सिखाया था। और कार्बन के खुद के 4 होते हैं, वो कहता है हाइड्रोजन से कि यार 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जो है मेरे को अगर मिल जाए तो मेरा भी काम चल जाएगा। बट ये मिलना ऐसा नहीं होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग किस तरीके से? ये कुछ इस तरीके से हिसाब किताब बनता है कि ये मेरे पास कार्बन का एटम है और ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है बगल में जो है। ये एक समझौता करते हैं। कैसा समझौता? बोर्ड पे समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और मैं थोड़ा चाहूंगा कि इससे पहले ना तुम लोग ना इस बॉन्ड को समझो, क्योंकि इसके जरिए ना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें। HF का बॉन्ड समझो या HCl का बॉन्ड समझो। तो क्या तुम जानते हो कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में? फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। भाई 9 वैसे होते हैं, 2,7 बनता है, 2,7। तो तुम्हें टीचर्स ने ये सिखाया बच्चों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको पता है कि 2 होने चाहिए। पहली शेल में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो इसको 1 की जरूरत है। सेम फ्लोरीन के बाद 9 होते हैं, 9 होते हैं 2,7, 2, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने होने चाहिए? 8। तो इसके बाद 7 है आउटर में, 1 2 3 4 5 6 और 7। बच्चों देखो मैं कह रहा हूं ये बेसिक पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आप लोग इन्हीं को बहुत नजरअंदाज करते हो। फ्लोरीन के पास 7 है, हाइड्रोजन के पास 1 है। फ्लोरीन को कितना चाहिए? 1। हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 है और फ्लोरीन के पास है 2,7। तो इसको भी 8 हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, और वो 2 हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो ये समझौता करते। हाइड्रोजन कहता है यार तेरा 1 इलेक्ट्रॉन अब से मेरे पास भी भेजा कर घूमने के लिए, मतलब मेरे एटम में भी आए, मेरे ऑर्बिटल्स में भी आए। और फ्लोरीन कहता है कि तेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन जो अगर मेरे पास आ जाएगा तो मेरे भी कितने हो जाएंगे? बोलो 8 हो जाएंगे। और मेरे तेरे पास जाएगा, तेरे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है ना, उसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान समझना। ये मान लो हाइड्रोजन का एटम है, दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द एटम ऑफ फ्लोरीन। ये एक ऐसा समझौता करते हैं कि भाई देख तेरे पास 1 है, मेरे पास कितने हैं? बोलो 7। अब से जो तेरा इलेक्ट्रॉन जो तेरे चक्कर लगा रहा था ना, वो जो तेरे चक्कर नहीं लगाएगा वो मेरे भी चक्कर लगाएगा, ऐसे करके। ऑर्बिट से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। और बदले में मेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, 1 सिर्फ, 7 नहीं, 1 ऐसा होगा जो मेरे चक्कर जो लगाते रहे तेरे भी चक्कर लगाएगा। तो इससे होगा क्या जरा बताओ? अगर उसका इलेक्ट्रॉन कभी इसकी बाउंड्री में आने लग गया तो इसके 7 तो ऑलरेडी है आउटर शेल में, एक और आने लग गया, बोलो कितने काम होने लग गया? 8। तो उसको स्टेबिलिटी मिलने लगी नियॉन वाली। समझने की कोशिश करो। और बदले में इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास घूमने के लिए भेजा। ये समझौता होता है ऑर्बिटल्स के बीच में कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन अब से मेरी बाउंड्री में भी आएगा, तेरी में तो रहेगा लेकिन मेरी में भी आया करेगा, जिससे मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी। और मेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन तेरी में जाया करेगा, जिससे तेरे को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। समझे नहीं बात? ये मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को पहले बार भी दिया था, और ये क्लास इसको हम एग्जांपल को ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैंने बोला था कि 2 भाई हैं, एक दीवार है उनके बीच में, घर के बीच में बंटवारा कर रखा है। एक तरफ क्या है? टेलीविजन है, और एक तरफ बोलो क्या है? उनके पास रेफ्रिजरेटर है। अब इनके पास टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, और इनके पास रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन नहीं है। दोनों ने क्या समझौता करा? उस दीवार को हटा दिया। और दीवार को हटाने के बाद क्या हो रहा है? अब यहाँ वाले जो है वो रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और यहाँ वाले जो लोग हैं वो टीवी का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसका मतलब दोनों के पास रेफ्रिजरेटर और टीवी दोनों का इस्तेमाल होने लग गया। बट चीजें अभी भी वही 2 ही हैं, लेकिन ये भी दोनों चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ये भी इसे बोलते हैं शेयरिंग। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ ऑर्बिटल्स के बीच में यही होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कम ही है ना, 1 इसके पास है, 7 इसके पास है। बट अब से इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते लगाते उसमें भी जाया करेगा, और उसका भी 1 इस चक्कर लगाते रहते इसमें भी आएगा। तो इसके पूरे। अरे नहीं आया ना समझ में?
ये बहुत बेसिक, हाँ टेम्परेरी स्टेबिलिटी होती है, ये ऐसी ही होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसी ही स्टेबिलिटी आती है। क्लास बच्चों फिर बताने का फायदा नहीं, शोर करोगे तो बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूँ जो 10th क्लास के बच्चों को बतानी चाहिए। आप लोगों को लेकिन बतानी पड़ेगी कि मैं चीज़ें इस्तेमाल करूंगा और आपको नहीं पता लगेंगी, फिर फायदा नहीं है उस चीज़ का। और वन टाइम ही बताई जाएंगी, बार बार मैं कभी कोवेलेंट बॉन्डिंग इतना बेसिक से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक ही बार बताऊंगा, ये जो 10th क्लास की चीज़ है ये। अब आपको ये वाली बात समझ में आती है, पहले बताओ। अच्छा तो CH4 में क्या समझौता हुआ होगा? कार्बन कहता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने बोलो? 4। मेरे को 4 और चाहिए, क्योंकि कार्बन का कॉन्फिगरेशन होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2,4, कहते हैं 4 और चाहिए। हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक ही है, तो 4 हाइड्रोजन आगे, मान लो कितने हाइड्रोजन आगे बोलो? 4। कार्बन कहता है यार ऐसा क्यों ना करो कि मेरे पास खुद के तो 4 हैं, मेरे पास खुद के तो 4 हैं, तुम अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन से कहता है तू अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास घुमाते घुमाते मेरे पास भी भेज, और तू भी भैया अपना इलेक्ट्रॉन घुमाते घुमाते मेरे पास भी भेज, ये भी भेज और ये भी भेज, सबने भेजा। तो कार्बन के खुद के 4 थे, तो बोलो कितने हो गए? 8। वो ऐसे भेजता है कि वो इसमें भी आता है और इसमें वापस भी आता है अपने पास में, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को घूमना शुरू हो गया भैया, स्टेबिलिटी तो आने लगी। सेम हाइड्रोजन भी समझौता मांगते हैं कि भैया हम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे को भेजेगा, इससे मेरे भी 2 हो जाएंगे, और एक इसको भेजेगा, एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो बोलो सबके पूरे पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाइड्रोजन को 2-2 की स्टेबिलिटी मिलने लगी, और कार्बन को बोलो कितने की? 8 की। नहीं आया समझ में? अब इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसे क्या बोलते हैं बोलो? कि व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें आना शुरू हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन उसमें, जितने की जरूरत इसको है और जितने की जरूरत इसको है उसके इसमें आ जाएंगे, तो दोनों को स्टेबिलिटी आएगी, दोनों को। इसे बोला शेयरिंग करना, इसे बोला कोवेलेंट बॉन्ड करना। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ये वाली बात समझ में आ गई? अब इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक लफड़ा पड़ता है, वो लफड़ा क्या है सुनिए। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो 11th क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में समझौता हुआ कि भैया इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। लेकिन इस समझौते में दिक्कत क्या आती है कि इन दोनों एटम जो शेयरिंग कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एटम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब कि वो ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएं तो लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट से राइट जाते हुए अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब कार्बन से ज्यादा अट्रैक्शन नाइट्रोजन लगाता है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा बोलो कौन? फ्लोरीन। सबका जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का वो ज्यादा है, किसी का अलग है, किसी का कुछ है। सो मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब इसका मतलब पता है क्या है? हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखा, समझिए गाइस, हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को देखा तो हमें मूवमेंट पता है कैसी मिली? ऐसी नहीं मिली, ऐसी मिली, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से। ये क्या हो रहा है? इसको ऑब्जर्व करिए, हंस के मत, ऑब्जर्व करिए मैं क्या कह रहा हूं। देखो फ्लोरीन के पास ऐसे आता है और हाइड्रोजन के पास ऐसे, समझो, समझो क्या कह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? मींस दीज इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम इन द फ्लोरीन ऑर्बिटल एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन ऑर्बिटल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे थे दोनों के बीच में, फ्लोरीन उनको ज्यादा समय के लिए अपने पास रखता है, फिर वो हाइड्रोजन के पास फिर एकदम खींच लेता है, फिर हाइड्रोजन के पास फिर एकदम से खींच लेता है। मतलब फ्लोरीन के पास उस समय ज्यादा निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन के पास बोलो क्या? कम निकाल रहे हैं। इसे हमने कहा कि भैया ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण है। किसके कारण है बोलो? तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, फ्लोरीन का है और ये हाइड्रोजन का है, कहते हैं इसका ज्यादा खिंचाव किसकी तरफ बना हुआ? बोलो फ्लोरीन की तरफ। जिसके कारण जब फ्लोरीन के पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ज्यादा समय अगर यहां बिताएगा, तो क्या आपको नहीं लगता है ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्शियली पॉजिटिव रहेगा? मतलब ये ज्यादा समय के लिए पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था यार, एक प्रोटॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा समय वहां बिता रहा है, तो ये कैसा हो गया बोलो? पार्शियली पॉजिटिव। समझ नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा 11th में। ये बहुत तसल्ली से बताई गई चीज थी 11th क्लास के अंदर, अभी मैं तसल्ली से ही बता रहा हूँ। ये हमें कुछ जल्दी नहीं है, 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, सिलेबस बहुत आराम से पूरा होता है बच्चों। पहले 16 चैप्टर से बहुत जल्दी करते थे, हम ये चीजें बताते भी नहीं थे, जल्दी करते थे, आगे बढ़ते थे। लेकिन अब इतना इनफ टाइम होता है कि हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सो आप लोगों में एक बात कह रहा हूं कि वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रही है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा समय कहां बिता रहे हैं? बोलो फ्लोरीन के पास। अब फ्लोरीन के पास खुद के 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, 10वां इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा टाइम के लिए स्टे करेगा, तो वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन बोलो क्या रहेगा? पार्शियल। इसे बोलते हैं, ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर बॉन्ड टूटने की बारी आई, बॉन्ड टूटने की बारी आई, तो ये फ्लोरीन जो है वो पूरे 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? H के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और भैया बॉन्ड टूटना है तो फ्लोरीन कहेगा भैया मैं तो भैया पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला गया। कौन सी क्लीवेज बोलते हैं इसको? कौन सा बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन याद आ रहे हैं? कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम ही ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि उसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा थी, तो भैया अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही रखा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन के ले गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी छीन के, समझ ही नहीं आ रहा सर, हुआ था ऐसा? कुछ नहीं हुआ ऐसा। सो गाइस एक छोटी सी बात समझिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स की, अब देखो, अब आ जाओ वापस से, अब आ जाओ वापस से। हैलोअल्केन्स में कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के 3 है और क्लोरीन का भी 1 है। शेयरिंग चल रहा है भैया बढ़िया तरीके से। कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3 हाइड्रोजन क्लोरीन में, उनके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन के अंदर, और शेयरिंग बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए शेयरिंग कहां पर गड़बड़ चल रहा होगा? कार्बन क्लोरीन के बीच में, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा समय के लिए अपने पास रखने की कोशिश कर रहा होगा और कार्बन के पास कम समय के लिए। मतलब क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में नहीं है, बट कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक अच्छा खासा, बोलो क्या है, डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड की टूटने की संभावना कहां पर है? क्लोरीन और कार्बन। और जब ये टूटेगा तो क्लोरीन बनेगा नेगेटिव और कार्बन बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के, इसमें फ्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, वहां पर क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। समझ नहीं आ रहा? वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है, बस मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि क्या चीज होने वाली है। सो मुझे आप ये बताइए हैलोअल्केन्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन सा बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं कहूंगा भैया देखो, ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्यादा अधिकार कौन बनाए बैठा है? क्लोरीन। और कार्बन का कम अधिकार है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उधर मोशन ऐसे ही चलता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में से कोई भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। बट कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऐसे चलता है, क्लोरीन के पास ज्यादा समय, कार्बन के पास ऐसे ऐसे। नहीं समझे मेरी बात को? ये कुछ पल्ले पड़ा तुम लोगों को? मैंने जो भी पूरी कहानी सुनाई आप लोगों को, हैं या ऐसे टाइम खराब क्या? चलिए अब आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बताने वाला हूं कौन सा बॉन्ड है। बस CX मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ये है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। यहां पर आएगी बॉन्ड लेंथ और यहां आएगी बॉन्ड इंथैल्पी और यहां आएगी डायपोल मूवमेंट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ाने वाला हूं। गाइस ध्यान दीजिएगा भाई, क्लास क्या हुआ? अब सुनो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कौन बचा रहेगा? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एक्चुअली में मान लीजिए कि 2 एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, तो बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक की दूरी। मतलब कि अगर मेरे को बॉन्ड लेंथ पूछेंगे तो दिस इज द रेडियस ऑफ ए, दिस इज द रेडियस ऑफ बी, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होती है आर ए प्लस, ध्यान सुनो, means when two atoms formed bond, when two atoms gets overlapped, the bond length is the distance between the nuclei of the one atom to the nuclei of the other atom. This is the bond length, this is the bond length. सृष्टि नहीं आ रही बात समझ में? अब मुझे आप लोग ये बताइए, जितने भी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि पूरे चैप्टर में हैलोअल्केन के कितने बॉन्ड मिलने वाले? 4। या तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड मिलेगा कार्बन का, या ब्रोमीन के साथ, या मतलब क्लोरीन के साथ, या ब्रोमीन के साथ, या आयोडीन के साथ, यही तो मिलने वाले 4। इसके अलावा तो नहीं मिलेगा। एस्टाटीन नहीं आएगा। और क्यों मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहा? बिकॉज रिएक्टिविटी में उसका कोई खास रोल, क्योंकि हैलोअल्केन जब भी रिएक्ट करेंगे बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बन हाइड्रोजन। कौन सा टूटेगा बोलो? तो मेरी नजर इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे कि ये कैसा काम करता है भाई। सो आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए बच्चों, जब मैं कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात करूंगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बात करूंगा, तो क्या आपको लगता है कि ये कार्बन है तो ये फ्लोरीन है? मान लो कुछ बॉन्ड लेंथ आ गया, इधर भाई ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, कुछ बॉन्ड लेंथ आ गया। लेकिन जब मैं कार्बन और क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन थोड़ा साइज में बड़ा होगा। अरे यार फ्लोरीन के नीचे आता है, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बड़ी। और जब मैं कार्बन ब्रोमीन की बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ, क्यों भाई? क्योंकि बॉन्ड लेंथ होती है एक एटम का रेडियस प्लस दूसरे एटम का रेडियस। तो जितना मैं नीचे आ रहा हूं, कार्बन का साइज तो सेम है, बट क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन है और ब्रोमीन से बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ नीचे आते हुए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नीचे आते हुए क्या हो रहा है? तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए क्वेश्चन कि भैया क्या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, तो नीचे आते हुए बोलो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बोलो क्या है? मैक्सिमम है। और इसकी बॉन्ड लेंथ बोलो क्या है? समझ ही नहीं आ रहा? नहीं आया ना समझ में? मैं बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, इसकी कुछ पिकोमीटर्स होती है, इसकी भी कुछ पिकोमीटर्स होती है।
लेकिन मैं वो वैल्यू नहीं लिख रहा क्योंकि वो वैल्यू जाननी आपके लिए जरूरी भी नहीं है। पेपर में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो वो बता पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप लोग ही बताइए, ये बात भी कभी ना कभी 11 में हुई होगी, जिनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है वो जल्दी टूट जाते हैं बॉन्ड, या जिनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है वो जल्दी टूटते हैं? बड़ी वाले। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी, वैसे ही मान लीजिए कि बड़ी स्टिक को तोड़ना आसान है, छोटी स्टिक को तोड़ना मुश्किल है, सिंपल सी चीज है। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है, बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड इंथैल्पी आरएन, बॉन्ड इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगनी है वो क्या लगेगी बोलो, कम लगेगी। तो ये बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है? अरे बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जो लगेगी ना, नहीं आ रही बात समझे? तो मुझे बताइए जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसको तोड़ना उतना ही बोलो क्या है, मुश्किल है, और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है उसको तोड़ना उतना ही आसान है। नहीं आ रहा समझ में? सो सबसे कम बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड इंथैल्पी किसमें लगेगी बोलो, इसमें, और सबसे ज्यादा किसमें लगेगी बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाने को आएगा तो क्या लगाना है, समझ में आ गया? बॉन्ड इंथैल्पी लगाना है तो क्या लगाना है, वो भी आ गया। अरे नहीं आ रहा समझ, नहीं, यही है इंथैल्पी ऑर्डर। सबसे जल्दी जो बॉन्ड टूटता है बच्चों, आयोडीन का ही टूटता है कार्बन के साथ। वही इसमें नहीं होता, वो ऐसे ही चलता है। वो होता है डायपोल मूवमेंट में केस आएगा, वो जो तुम बात कर रहे हो वो आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के केस में, वो अलग चीज है, वो यहाँ काम नहीं करेगी। यहाँ तो बॉन्ड लेंथ काम करेगी। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी बोलो, इसकी। तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा बोलो, यही। तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम किसमें लगेगी, इस केस में। अरे नहीं आ रहा समझ। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ उसकी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें से लगेगी, इसी केस में लगेगी तोड़ने में। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? अब सुनो, ये डायपोल मोमेंट कुछ सुना सुना लग रहा है, फिजिक्स में कुछ ऐसा पढ़ा हो? When two equal and opposite charges are separated by some distance, when two equal and opposite charges are separated by some distance, like minus q plus q are separated by some distance 2a, पता नहीं तुम्हें कितना याद है? So there will be a dipole moment q into 2a, कुछ याद आ रहे हैं? So क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जितने भी ये बॉन्ड्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डायपोल बनेगा? क्यों बनेगा? अरे यार बड़ी सिंपल सी चीज है यार, कार्बन है हेलोजन है, कार्बन है हेलोजन है, कार्बन में हेलोजन में जो शेयरिंग हुई है उसका ज्यादा अधिकार उसके ऊपर कौन रखने की कोशिश कर रहा है बोलो, हेलोजन। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं एक दूसरे में, वो ज्यादा समय के लिए कहां पर घूमते हैं बोलो, हेलोजन में, और कम समय के लिए बोलो कहां पर घूमते हैं, कार्बन में। सो दिस साइड विल बिकम पार्शियली नेगेटिव एंड दिस साइड विल बिकम पार्शियली, so we have a equal negative and equal positive charges separated by some distance, so we have a dipole, we have a dipole, and that's why we have a dipole moment which is equal to q into 2a, कहां गई, which is equal to q into focus, q into 2a। अब इसका मतलब जिस केस में चार्ज ज्यादा होगा उस केस का डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, नहीं समझे? और आपको क्या लगता है बच्चों, चार्ज किस केस में ज्यादा बनने वाला है? आप बताइए सबसे ज्यादा अपने ऊपर नेगेटिव कौन बना लेगा, आयोडीन। क्या आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से नहीं पढ़ा कि ऊपर से नीचे आते हुए जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है कम हो जाती है? यार सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखा सकता है, फ्लोरीन दिखा सकता है। कौन दिखा सकता है? तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसको क्रिएट करना चाहिए, फ्लोरीन को। लेकिन मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, एक बार एनसीईआरटी बुक है किसी बच्चे के पास, वो होगी नहीं तुम लोगों के पास? अरे वाह, दिखाओ, मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। चलिए चलिए क्लास प्लीज, अब आप जरा देखिए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसकी है, तनीषा इधर, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किस केस में है, क्लोरीन। और ये थोड़ा सा कुछ अनयूजुअल ट्रेंड लगाना, यार ये ठीक था, नीचे आते हुए बढ़ गया, ऊपर जाते हुए ये बेसिकली बढ़ गया, लेकिन ये कुछ अनयूजुअल ट्रेंड लग रहा है कि मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट है क्लोरीन का और मिनिमम है बच्चों इसका। यार ये थोड़ा सा अनयूजुअल ट्रेंड लग रहा है, अब इसका क्या कारण है वो समझिए। देखिए एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि जो डायपोल मूवमेंट है ना वो उसका ज्यादा होगा जिसके ऊपर ये चार्जेस ज्यादा बड़े आएंगे, बोला है कि नहीं? जितना बड़ा चार्ज आएगा उतना बड़ा बोलो क्या आएगा, डायपोल मूवमेंट। और आपके अकॉर्डिंग चार्ज जो है वो उसके ऊपर ज्यादा बनना चाहिए प्लस माइनस का, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बोलो, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन में प्लस क्यू माइनस क्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकत लगाएगा खींचने में, तो अपने आप को सबसे ज्यादा नेगेटिव बनाएगा फ्लोरीन, बोला है कि नहीं?
तो फ्लोरीन के केस में नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और आयोडीन के केस में नेगेटिव पॉजिटिव इतना बड़ा, क्योंकि आयोडीन उतनी अट्रैक्शन नहीं लगाता है। तो मुझे बताइए जो प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो ये जो क्यू है बेसिकली वो किस में ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन में। लेकिन मैंने बोला कि फ्लोरीन में तो भैया सेकंड नंबर पे है, क्लोरीन में सबसे ज्यादा है। अब इसका लॉजिक ये है बच्चों, अगर तुम्हें याद आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो रटना पड़ेगा भाई। 11th क्लास में ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, बिल्कुल। फ्लोरीन की अट्रैक्टिव टेंडेंसी तो ज्यादा है, बट उसके पास 2p ऑर्बिटल है जो कि छोटा ऑर्बिटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एक्वायर नहीं कर पाता। मतलब क्षमता तो है खींचने की, बट जगह नहीं है। क्षमता तो है बट जगह। अब क्लोरीन के पास क्षमता थोड़ी सी कम होती है खींचने की, बट ऑर्बिटल होता है 3p। कौन सा था बोलो, तो नेट शेल ज्यादा जो गेन कर पाता है इलेक्ट्रॉन को, कौन कर पाता है बोलो, क्लोरीन। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ज्यादा हुआ करती थी फ्लोरीन से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, नहीं आया समझ। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ज्यादा अट्रैक्टिव टेंडेंसी तो कौन लगाता है बोलो, फ्लोरीन। क्लोरीन कम लगाता है उसके कंपैरेटिवली, बट फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p ऑर्बिटल में। किसमें जाएंगे बोलो, क्योंकि 1s2 2s2 2p5 होता है, और क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन के पास अट्रैक्टिव टेंडेंसी थोड़ी कम है फ्लोरीन के मुकाबले, बट जगह ज्यादा है। जगह तो ज्यादा नेट शेल अपने पास रख कौन पाता है बोलो, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा खींच कौन पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोरीन, क्योंकि जगह भी है अट्रैक्शन भी है। जगह भी है 3p ऑर्बिटल है, और बोलो अट्रैक्शन भी है, इसलिए सबसे ज्यादा ये खींच पाता है। इससे सबसे ज्यादा चार्ज इसमें होता है, इसीलिए डायपोल मोमेंट इस केस का सबसे ज्यादा होता है। फिर किसका होता है बोलो, फ्लोरीन का। अब बच्चे कहेंगे सर जगह तो फिर सबसे ज्यादा ब्रोमीन के पास या आयोडीन के पास होनी चाहिए। लॉजिक तो ये भी सर जगह भले ही है और अट्रैक्टिव टेंडेंसी नहीं है। अब उसके बाद खींचने की क्षमता ही नहीं है, साइज बहुत बड़ा है लेकिन खींचने की क्षमता, अरे नहीं आया विकास समझ में। इसमें 2p ऑर्बिटल होता है, इसमें 3p, इसमें 4p, इसमें 5p। साइज बहुत बड़ा है 5p ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख लेगा, लेकिन खींचने की क्षमता नहीं है। इसके पास खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा है, साइज नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर किसके पास है भाई, क्लोरीन के पास। उसके पास अट्रैक्शन की क्षमता भी बहुत अच्छी है और साइज भी बढ़िया। तो इससे जो टोटल जो नेट शेल गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके पास होगा, क्लोरीन के पास। इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ज्यादा था। और ये बात ध्यान रखना, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस फंसाती है बच्चों से, क्योंकि बच्चे भी क्या करते हैं, जब ये डायपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाने को आता है ना, तो वो जानते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ के गए वो पता है क्या करते हैं, उनको पता है इतना तो सुन लिया होगा, भूले भटके पूरे साल उन्होंने केमिस्ट्री देखी, उनको ये तो पता होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब उनको पता है या तो मैक्सिमम आयोडीन है या फ्लोरीन वाला होगा। क्लोरीन तो दिमाग में आना ही नहीं है ना, नहीं आना, किसी भी लेवल पे नहीं आना, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड में सब में देख लो, या तो वो मिनिमम ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम वो मैक्सिमम है, बीच वाले तो भैया बीच में रहेंगे ना। लेकिन यहां पर उल्टा है, डायपोल मोमेंट की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होता है बोलो, क्लोरीन का होता है। नहीं आया सो अगर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बोलेंगे तो क्लोरीन का मैक्सिमम, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, एंड देन आयोडीन का। और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है, इस टेबल से निकल के आता है क्वेश्चन। मैंने आपको बोला है ऑर्गेनिक जब करेंगे ना बच्चों हम, अगर आप में पढ़ने की क्षमता है ना कि आप लोग सुन सकते हैं सारी चीजें और समझ सकते हैं, फिर इससे ना एक मार्क्स का पेपर ही बाहर नहीं आएगा ऑर्गेनिक से। फिजिकल केमिस्ट्री से कोई भी टीचर गारंटी अगर ले रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट सीबीएसई चेंज कर सकती है, कभी भी कर सकती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीचर ने यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन करा दिए, 51वां क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है ना 51 क्वेश्चन वो नया बना दे इस बार, कुछ और कंडीशंस तैयार कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता जो ट्यूशन में कराया जा रहा है, बट मैं आपको ऑर्गेनिक के लिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी सेम होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लाइन भी बाहर से नहीं आती, क्योंकि यहां पर कुछ भी नया बनता ही नहीं है, जो पढ़ लिया वही है, बिल्कुल वही अंतर भैया। इतना पढ़ लो तुम लोग, पूरे ऑर्गेनिक में नंबर। समझ में आ रही बात, कुछ भी नया नहीं बनता, इसलिए इसकी गारंटी ली जाती है कि भैया यहां से एक शब्द भी बाहर नहीं आएगा, आप ये पढ़ लो बस चल जाएगा। सो गाइज वापस आते हैं, मैंने बात करी चैप्टर हैलोअल्केन्स की, और मैंने कहा हैलोअल्केन्स क्या होते हैं। अब रिकैप दे रहा हूं, कार्बन की चेन के साथ लगा हुआ हैलोजन ही बोलो क्या है, हैलोअल्केन, है ना। कार्बन की चेन के साथ हैलोजन लग गया, पूरा कंपाउंड बोलो क्या है, हैलोअल्केन। इस पूरे हैलोअल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड मेरे लिए कौन है बोलो, सब शेयरिंग कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन से शेयरिंग कर रहा है, कार्बन क्लोरीन शेयरिंग कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड मेरे लिए कार्बन क्लोरीन वाला है, कार्बन हैलोजन वाला है, कार्बन। क्योंकि भैया उधर जो शेयरिंग हो रही है ना, उसमें ज्यादा टूटने का खतरा है, क्योंकि हैलोजन्स कार्बन से बोलो क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कभी भी पूरे के पूरे बॉन्ड को लेकर निकल सकते हैं, अपना भी ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी ले जाएंगे, बोला है कि नहीं। इसीलिए उधर जो शेयरिंग चल रहा है ना, उसमें हर वक्त हैलोजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन बोलो क्या पार्शियली, हल्ले नहीं पड़ रहा। अब इसी टेबल में मैंने आपको बताया कि अगर चारों बॉन्ड को कंसीडर किया जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, कार्बन आयोडीन की। और ये रटने वाली बात नहीं है, लॉजिकल बात है। बॉन्ड लेंथ होता है इसका रेडियस प्लस उसका रेडियस, आयोडीन का रेडियस इन सब में सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ की आयोडीन वाली केस की होगी। और जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इंथैल्पी सबसे कम होगी,
तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा, लेकिन तोड़ने में एंथैल्पी सबसे कम इस केस में लगेगी। अब डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट उसकी ज्यादा होगी जिसके बाद चार्ज ज्यादा एक्वायर होगा, और चार्ज सबसे ज्यादा एक्वायर किस केस में होगा बोलो? क्लोरीन के केस में। होना फ्लोरीन में चाहिए था, बट हुआ क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन के पास जगह होती है। फिर फ्लोरीन आया था बच्चों, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब है बच्चों, मेरे को शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये मैं कर चुका हूं आप लोगों से डील। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड, बस इतना ध्यान रखिएगा बच्चों, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं, बस नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो शेयरिंग चल रहा है कार्बन का हाइड्रोजन से, जो शेयरिंग चल रहा है, क्या हो गया? वो चलती रहेगी वीडियो। एक बार आप ये तो देखो, मैं कॉल कर, हेलो नमस्कार भैया, मतलब आप काम करते हैं जैसे आता है, तो मैं उस हिसाब से अपना क्लास में पानी भरने जाओगे? भरला लाओ दक्षिण लाओ। पानी देना तो किसी को बहुत पुण्य का काम है, सीरियस। ये तुम्हें समझ में आया? पक्का? मुश्किल लग रहा है? ऑर्गेनिक बहुत सारे 12th की मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो फिर भी एस्पेक्ट में कुछ चीजें याद रखनी है, बट अभी जो शुरू होगी ना रिएक्शंस, यहाँ के रिएक्शंस बड़ी अच्छी है। अब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, देखो आज हो जाए या कल तक हो जाए। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? है ना, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, पता तुम्हें? नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है, तुम खड़े होकर देखो तुम्हें पता लग जाएगा। और पहले जब ये एसी लग रहा था ना, ये बोलते कि यहाँ लगा लो, इस तरफ सर आप रहोगे, मैंने कहा नहीं, बच्चों की तरफ लगाओ, बच्चों की तरफ लगाओ। और नहीं, इसका एक कारण ये भी है ना, ये इसके आसपास हीट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर आप हाथ लगा देखो, आपको हीट महसूस होगी, इसकी हीटिंग अलग है। मैं वही सोच रहा था, किसी ने पूछा क्यों नहीं, मैं फिर किसी ने पूछा नहीं, मैं छोड़ दे, पूछ ही नहीं रहा। मैं ये सोच रहा था किसी बच्चे ने बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं पूछी। क्लास आशीष ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर P = Q × 2A, आपने चार्ज की तो बात कर ली, लेकिन सर जो 2A है दूरी जो है वो तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ तो कार्बन आयोडीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर इस केस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। देखिए बॉन्ड लेंथ जो है ना बच्चों, पिकोमीटर्स में चल रही है, किसमें चल रही है? अब पिकोमीटर से 10⁻⁻12, उधर ये जो वेरिएशन आता है ना, ये बहुत बड़ा वेरिएशन, मैग्नीट्यूड वाइज बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता। मतलब कि अगर आप ये बोले कि सर मैं फ्लोरीन से क्लोरीन आ गया, क्लोरीन से ब्रोमीन आ गया, तो क्या बॉन्ड लेंथ पे असर नहीं आया बच्चों? आया, मैंने माना कि 2A थोड़ा बढ़ गया, प्लस माइनस की दूरी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिंस द वैल्यूज आर इन पिकोमीटर्स, आर इन। जो मेजर फैक्टर जो डिसाइड करता है ना डायपोल मोमेंट को, वो कौन करता है बोलो? चार्ज करता है, ये नहीं करता। ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड में बड़ा असर चेंज दिखता है और इसमें उतना बड़ा चेंज नहीं दिखता। तो आता जरूर है वो चेंज, लेकिन नेट शेल जो हमें देखना होता है किसके लिए देखना होता है? चार्ज के लिए देखना होता है। ये लगा लो कि बहुत बड़ा चेंज नहीं आता पिकोमीटर्स में, छोड़ भी देंगे उसको दिक्कत नहीं है ना। पिकोमीटर्स में बहुत बड़ा वेरिएशन, आप बोलो कि 110 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 112 पिकोमीटर होगा, फर्क नहीं पड़ता, पिकोमीटर्स है, बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लास अब चलिए आपके सामने पेपर क्लास टॉपिक है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपकी जो बुकलेट है ना उसमें सब लिखा हुआ है, टेबल दिया हुआ था बुकलेट में, ये वाला दिया हुआ है,
और नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या दिया हुआ है सुन लो क्लास, वही बात है बच्चों। आप थोड़ा सा देखो स्टेबिलिटी लेके आओ, ये इधर उधर दक्ष थोड़ा सा खोल लो, हल्का सा खोल लो, उससे थोड़ा सा गर्मी निकल जाएगी बाहर रूम से। खींच दो खींच दो, बस ठीक है, छोड़ दो क्लास। अरे आदान प्रदान बाद में कर लेना, इधर देखो चुपचाप देखो। CX जो बॉन्ड है इसमें आपको पता है शेयरिंग चल रही है, और इस शेयरिंग के दौरान X का खिंचाव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बोलो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये खिंचाव उस तरफ ज्यादा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल। तो मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा, बस बता दे रहा हूं कि ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन दे अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखते हैं, जिसके अपने आपको पार्शियल नेगेटिव करते हैं, और दूसरा वाला आइटम क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। और इसी कारण से ये एक रिएक्टिव सेंटर बनेगा। रिएक्टिव सेंटर मतलब यही वो जगह बनेगी जहां पर चीजें रिएक्ट करने के लिए आएंगी, क्योंकि एक प्लस हो चुका है और एक बोलो क्या माइनस, सामने वाली चीजें प्लस माइनस वाली इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और चीजों को टूटना जुड़ना पड़ेगा, जो भी है वट। ये वाली बात समझ आती है आप लोगों को? अच्छा एक और बात मैं थोड़ी सी याद दिलाता हूँ 11वीं क्लास की, अगर तुम्हें याद आ जाए तो। अरे बच्चों 11वीं क्लास में हमने बॉन्ड का फ्यूजन पढ़ा था। अब मैं सिर्फ हेटेरोटिक फ्यूजन बताऊंगा। मान लो ए का ये इलेक्ट्रॉन है और बी का ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बदले का प्रोटॉन भी होता है, तो और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, उन्होंने शेयरिंग कर ली। अब शेयरिंग में क्या हुआ होगा अनुराग? शेयरिंग में क्या हुआ होगा सर? शेयरिंग में ये हुआ होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है और उसका इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है। शेयरिंग तो ये चल रही होगी, बट मान लेते हैं कि बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ए से, तो वो इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के बैठा होगा। एंड समहाउ अगर मान लीजिए आप हीट वगैरह कर देते हैं, तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं? अपना बी की तरफ। किसकी तरफ बोलो? तो इस पूरे बॉन्ड को जब ये बॉन्ड टूटता है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले जाता है? बी ले जाता है। कौन ले जाता है बोलो? बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, वो ए के इलेक्ट्रॉन पे भी नजर लगाए बैठा है भाई। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, शेयरिंग चल रही है और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्यादा अधिकार कौन बनाए बैठा है? बोलो बी। तो क्या होता है जब बॉन्ड टूटता है ना, तो बी पूरा बॉन्ड ले जाता है और कहता है कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तो है ही, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास आ गया था कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ज्यादा ताकतवर है ना, दमदार है। अब दो लोगों ने कुछ शेयरिंग करी, कोई किताब शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक उनमें ज्यादा ताकतवर है, हो सकता है दोनों किताबों को अपने पास रख ले। वैसा ही होता है कुछ हेटेरोटिक क्लीवेज। सो क्लास ए इधर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। अच्छा दोनों इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस आ गया, क्या आ गया बोलो? अब आपसे फिर वही सवाल पूछते हैं, भाई दो इलेक्ट्रॉन है बट माइनस एक क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद का उसके पास है, ये खुद का है और उसके बदले का प्रोटॉन भी उसके पास है। एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन आया? एक आया, विशेष नहीं आया समझ में। यार ये जो बी का एक इलेक्ट्रॉन है वो तो खुद का है ना, और उस खुद के इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन भी उसके पास है। आपको लगेगा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी लेके आती है। कल को आप टीचिंग लाइन में भी जाए, आपको भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको बच्चों को आप समझाओगे कैसे कि इसके बदले का प्रोटॉन कहां पर है। सो उसके पास ही, ये चीजें बहुत बेसिक तौर पे आपको पता होनी चाहिए। सो आप लोग मुझे बात है क्लास, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बदले का प्रोटॉन इसके पास है, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये वाला आया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब ये वाला आया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज आएगा, और इस भाई साहब के पास से वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो बोलो क्या आएगा? प्लस। इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? अब मैं फुल एंड फाइनल करता हूं, इसको खत्म करता हूं कहानी को, और मैं रिएक्शन स्टार्ट कराता हूं। फुल एंड फाइनल बात ये है बच्चों, कुल मिला के जो आपको फाइनल समझनी है, सर पूरे हैलोकेन के कंपाउंड में कार्बन 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 और लास्ट में हैलोजन। सर कार्बन के जितने बॉन्ड हाइड्रोजन से है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, क्योंकि शेयरिंग का बड़ा नॉर्मल होता है, कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। बट कार्बन का जो बॉन्ड हैलोजन के साथ है, कार्बन का बॉन्ड जो वो वाला बॉन्ड बड़ा ऐसा है जो टूट सकता है, क्योंकि क्लोरीन जो है, जो हैलोजन है ना, वो कार्बन से बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो शेयरिंग वहां पर हो रहा है ना वो थोड़ा अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है। तो हैलोजन कभी भी बॉन्ड को तोड़ सकता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला सकता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसी कारण से वहां पर रिएक्शन होगी। नहीं आया कुल मिला के, बस ये वाली बात समझ ली। तो पूरे इस कंपाउंड के अंदर, पूरे इस कंपाउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा बता दो? कार्बन हैलोजन। और कल को अगर ये टूटा तो हैलोजन ले जाएगा पूरा बॉन्ड शेयरिंग वाला, और इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा? कार्बन के ऊपर प्लस। और ऐसा क्यों होगा शायद आपको ऊपर वाली बात से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शन पे। चलिए अब शुरू होता है, यहां से चैप्टर शुरू होता है रिएक्शंस वाला। यहां तक बातें होती हैं सारी बेसिक, कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी था, नहीं तो आगे की बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है बच्चों, यहां से शुरू होती हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोकेन्स। ओए बस पहले हैलोकेन्स ही पढ़ते चलो। इसमें पहली रिएक्शन है, बताऊंगा, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। अब आप लोग अगर बुकलेट में ढूंढेंगे तो आपको आगे पीछे मिलेंगी चीजें।
बच्चों बिल्कुल चुप हो जाना, मैं पहले बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में कुल मिला के बस ये 3 रिएक्शन पढ़नी है केमिकल रिएक्शंस में। अभी आप चैप्टर पलटेंगे, पता नहीं कहाँ है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें। मैं आपको टॉपिक आगे पीछे से कराऊंगा, लेकिन करेंगे सब कुछ। तो मैं आपको केमिकल रिएक्शंस करा रहा हूँ, प्रिपरेशंस नहीं करा रहा। पहले क्या करा रहा हूँ? केमिकल। पहले भी हमने लाया भी ऐसे ही करा था। केमिकल रिएक्शन पहले स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो पहली रिएक्शन उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर एलिमिनेशन है, फिर रिएक्शन इन मेटल है, ऐसे पढ़नी है। तो मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ पहली। पहली का नाम बोलो क्या है? चलो भाई, अब बिल्कुल पेन पेपर आप लोग बिल्कुल भैया रख दीजिए, कुछ नहीं देखेंगे आप लोग, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखिए, अगर आपको पता है 11th का तो बहुत बढ़िया, नहीं तो याद कर लीजिए। कोई भी नेगेटिवली चार्ज चीज क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज चीज बोलो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और है, न्यूट्रल चीजें भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, लेकिन मैं आपसे अभी की बात कर रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। नेगेटिव वाले तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अरे वही तो किसी का इलेक्ट्रॉन छीन के लाए हैं। पॉजिटिव वाले बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है वो न्यूक्लियोफाइल्स, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल्स। पता है ये बातें? चलिए सुनिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए भाई, मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने लिख दिया NU, और रिचनेस दिखा दी कि नेगेटिवली चार्ज है। भैया कोई दिक्कत? प्लस में मेरे पास कोई कोई हेलोल्केन है, ये रहा हेलोल्केन। और होगा क्या, बस सुन लीजिए। ये मेरे पास हेलोल्केन है, और ये मेरे पास बोलो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। मुझे पता है हेलोल्केन कहां से टूटेगा। बोलो कहां से टूटेगा हेलोल्केन? कार्बन हेलोजन बॉन्ड से। कहां से टूटेगा? क्यों भाई? क्योंकि यही वाला बॉन्ड ऐसा है जहां पर जो शेयरिंग चल रहा है उसमें ज्यादा अधिकार कौन बना रहा है? बोलो हेलोजन। और कार्बन के पास से वो शेयरिंग थोड़ी सी छीनने वाली है। सो अगर आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो आप लोग जानते हैं कि इस पूरे शेयर पे इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? बोलो हेलोजन। हेलोजन यही करता है टूटते वक्त, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही जाएगा। शेयरिंग जिससे कर रहा था कार्बन का कहेगा तेरा भी इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। यही तो होता है शेयरिंग में टूटते वक्त, यही तो बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जब एक्स टूटेगा तो सब बच्चे बताना एक्स कैसा चार्ज लेगा? माइनस का। कार्बन कैसा लेगा? प्लस का। एक्स का माइनस इसलिए आएगा कि खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, सामने वाले का भी ले गया, और वो इलेक्ट्रॉन जो लेके गया उसके बदलेगा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन थोड़ी ना है, तो नेगेटिव तो होना है। और इसको बोलो क्या होना है? पॉजिटिव। तो मुझे बताइए इस पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। कौन जुड़ेगा बोलो? तो मैं बोलूंगा मेरे कार्बन से बोलो कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और बच्चों एक्स माइनस अलग हो जाएगा, एक्स माइनस। इस रिएक्शन को नाम दिया मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चिंता मत करिए, बहुत कुछ सिखाना है इसके अंदर, बस आप लोगों को पहले भी सुनना है। इसको मैंने नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे नहीं आ रही बात समझने? लक्ष्य हेलोजन टूटा, क्यों टूटा भैया? मैं 50 बार बता चुका हूं, आज यही कर रहा हूं 15-20 मिनट से, आपको यही बता रहा हूं कि क्यों टूटेगा। दूसरी बात, जब ये टूटा तो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, और ये पॉजिटिव बना तो इस पॉजिटिव से जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, हेलोजन अलग हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस एग्जांपल कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इधर देख लो, ये जो मैं तुम्हें करा रहा हूं ना, ये एग्जाम में 100% आता है। मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर साल का है भैया फिक्स, एक क्वेश्चन तो बनना ही है, और 2 क्लास चलता है पूरा टॉपिक जो है, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर कंटेंट है ये। सुन लो, तो मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और ये मेरे पास कंपाउंड है CH3Cl। बताओ क्या होगा? क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो Cl पे आएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, और कार्बन में पॉजिटिव आएगा तो उसका कौन जुड़ जाएगा? बोलो OH माइनस। सो मैं बोलूंगा बच्चों क्या आंसर बनेगा? CH3OH, और प्लस में बोलो क्या? Cl माइनस। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लग रहा है यहां तक कोई डाउट है? अब सुनिए, अब असली चीज, यहां से आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनिएगा। कहते हैं कि जो ये काम होता है ना, इस काम के होने की संभावना 2 तरीके से। जैसे कि मैंने देखा कि भाई ये काम हो गया, अब मैं बोलूंगा ये काम 2 तरीके से घटित होता है भैया, या तो ऐसे होता है या इस तरीके से होता है। मतलब काम यही होगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, इस तरीके से भी हो सकता है और इस रूट से भी हो सकता है। सो मैं कहता हूं द फॉलोइंग रिएक्शन हैज two possible mechanisms, which are named as SN2 and SN1 mechanism। इनका नाम दिया गया बच्चों क्या? SN2 और, दोबारा सुन लीजिए, काम यही होना है। मैं कह रहा हूं बार बार, अब बहुत जरूरी चीजें चल रही हैं, आप लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाइए अगले 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ये नहीं आए ना बच्चों, मैं कह रहा हूं चैप्टर खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ इस रिएक्शन के ऊपर। ये रिएक्शन नहीं आई,
मतलब मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा चैप्टर के अंदर, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा उसके बाद। और ये आ गया समझ में तो तुम्हें दिखेगा कि ऑर्गेनिक में सारी बातें समझ में आने लायक हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए 20 मिनट अगले बहुत एक्टिव रहना आप लोगों को। हाँ टूटेगा, हाँ तो टूटेगा ना, मैं तोड़वाऊंगा भी। अरे अच्छा बॉन्ड टूटते कैसे? अरे यार आप हीट कर दिया, हीट कर दिया आपने, लाइट डाल दिया आपने, जरूरी नहीं है अभी वो रिएक्ट हो रहा है तब ऐसा होगा। वो ये बताना चाह रहे रिएक्ट होगा तब ऐसा होगा। क्लास 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 पीछे भाई, मेरे को बिल्कुल बातें नहीं चाहिए अगले 15-20 मिनट के लिए, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? पिट जाएगा नहीं तो बच्चा। सो मैंने यहाँ पर बोला कि इस रिएक्शन के ना दो पॉसिबल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल मैकेनिज्म्स की काम तो यही होना है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, हेलोजन हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आया हेलोजन की जगह पे जुड़ गया, काम तो यही होना। बट ये काम कह रहे हैं दो संभावित तरीकों से हो सकता है। उन मैकेनिज्म्स के नाम दिए, एक को बोला SN2 मैकेनिज्म, एक को क्या बोला SN1। मतलब समझाऊंगा इसका। और बच्चों पहले मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला जो तरीका है इसको बुलाया गया है न्यूक्लियोफिलिक, इसको बुलाया गया बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, इसको बोला गया SN2 मैकेनिज्म। क्या बोला गया? कि क्या है, सारी बातें ने क्या क्या लिख दिया मैंने, सब समझाऊंगा आप लोग, बस अभी पहले रिएक्शन को फोकस करिएगा। सो गाइज ये मेरे पास है OH माइनस, अब जरूरी चीज है भाई, और मेरे पास बच्चों है CH3Cl। कौन है बोलो? CH3Cl। यार रिएक्शन कुछ ऐसा है कि OH माइनस है, ये है CH3Cl, और भैया OH आया, क्योंकि आपको पता Cl निकलेगा, कार्बन में प्लस आएगा, कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या बार बार एक बात आपसे कह रहा हूं, काम तो यही होना है, बट ये काम किस तरीके से हुआ मैं उस पर चर्चा आप लोगों से करने लग रहा हूं। वो क्या करने वाला हूं, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, फाइन। अब यहां पर कौन है? CH3Cl। यार आप लोगों को इतना जरूर पता होना चाहिए, कार्बन के जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बोलो? और मुझे 4 पेन दे दो बस फटाफट से, मत दो मत दो मत दो, मिल गया मेरे को, तुम्हारा है? अच्छा ठीक है, तो 4 पेन मेरे पास हैं, ये रे। फोकस करो भाई, क्लास इधर प्लीज। ये मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? कैसी होती है? ऐसी होती है। कितना एंगल होता है बॉन्ड्स के बीच में? ये एंगल कितना है? 109.5। 109.5 देखो, 90 है ना, 90 थोड़ा फालतू है। अरे 109.5, 109.5 ठीक है, 109.5। अच्छा ये कितना है? 109.5। कहीं से भी देख लो भाई, ये सेम ही होता है, लगता कम है। कहीं से भी देख लो 109.5, 109.5, यहां से देख लो 109.5, हर जगह से बोलो कितना? 100। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? बादल यहां पर। तो अगर मैं इसको बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊं, देखो ऐसे बनाऊं बोर्ड पे, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये बोर्ड पे कुछ ऐसा नजर आएगा कि कार्बन के साथ ना एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन का है, देख रहे 11th की बेसिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होने वाली है। तुम लोग जानते होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और सिर्फ प्लेन पे 2 ही बॉन्ड आ सकते हैं, कि ये वाला और एक ये वाला। अब जो बॉन्ड बाहर की तरफ है बच्चों, उसको हम डार्क वेज से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बोलो? और जो बॉन्ड पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है पेपर से, अरे पेपर पे बताओ उसको कैसे बनाऊंगा? पेपर में 2 बॉन्ड बन सकते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ये बाहर जो है इसको डार्क वेज से बना दिया, और जो डैश वेज से वो पीछे वाला बॉन्ड होता है। ये भी 11th क्लास में सिखाया जाता है, नहीं आ रहा याद? पक्का ये बात समझ में आ गई? ये है आपका CH3Cl, ये 3 बॉन्ड CH3 के, आगे Cl है। क्लियर हुआ? पीछे कौन बैठा है बोलो? OH माइनस। तुम्हें याद आएगा केमिकल काइनेटिक्स पहला चैप्टर पढ़ा था, उधर कुछ बताया था, ऐसा भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, एकदम याद आ जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ध्यान सुनना। कह रहा मुझे पहली बार सुना, अब सुनो। अब हुआ क्या पता है बच्चों, इनमें से कौन सा बॉन्ड ऐसा है जिसके ऊपर कुछ हम बोल सकते हैं पोलैरिटी आ रही है? पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस जैसा आ रहा है। क्लोरीन की भी जो शेयरिंग चल रही है ना, क्लोरीन ने अपने आप को पार्शियल नेगेटिव बनाया हुआ है और कार्बन को पार्शियल। और मुझे बताइए इस पार्शियल पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट हो रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो अट्रैक्ट भी हो रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं बच्चों, उसका अप्रोच करने का तरीका, वो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है पॉजिटिव के ऊपर, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। उसका अटैक करने का तरीका होगा पीछे से, आगे से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आगे से बताओ जरा? क्योंकि आगे बैठा है Cl माइनस और खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव कभी भी नेगेटिव के सामने से जाके अटैक नहीं कर सकता, रिपल्शन लगेगा। तो वो कहां से अटैक करेगा बोलो? पीछे से। तो यहां बच्चों रिएक्शन में क्या होता है ना, बड़ी कमाल की चीज देखने को मिलती है इस मैकेनिज्म में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है और हेलोजन को निकलना है। तो हेलोजन तो अपने आप को पार्शियल नेगेटिव बनाए बैठे हैं, और कार्बन बोलो कैसा बना? पार्शियल पॉजिटिव, आशुतोष। तो ये वाला जो OH माइनस होता है ना, ये इसी वजह से इसके ऊपर बोलो क्या कर देता है बोलो? अटैक कर देता है। क्या कर देता है बोलो? अब ये अटैक करेगा तो कार्बन के साथ जुड़ने की तो कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता है कार्बन तो टेट्रावैलेंट है,
4 ही बॉन्ड बनाता है और ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज आता है रिएक्शन में, हाईली अनस्टेबल स्टेज आता है रिएक्शन में, जिसमें होता क्या है कि कार्बन ना 5 चीजों से जुड़ा होता है। कितनी चीजें बोलो? ये 5 चीजें तो नहीं होती तो एक तरीके से मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड तो लगभग 4 ही होते हैं। ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर कुछ इस तरह का सिस्टम बनता है। सुनिएगा, पूरी बात समझ में आएगी, बस ध्यान से सुनना है आप लोगों को। H, बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं बता दूंगा क्या क्या बना रहा हूं मैं। कोई बच्चा बातें ना शुरू करे, पहले बोल रहा हूं, पिट जाएगा। ये देखो, ये एक ऐसी स्टेज है बच्चों, ये रिएक्शन की ऐसी स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज। आप याद करिए, इंटरमीडिएट स्टेज मैंने समझाई थी केमिकल एनालिटिक्स में, जहां पर नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। यहाँ पर कार्बन के ना आपको 5 चीजें दिख जरूर रही हैं, बट वो उस टाइम पे पता है क्या कर रहा है? अपना पुराना बॉन्ड तोड़ने लग रहा है हाइड्रोजन के साथ, और नया बॉन्ड जोड़ने लग रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, नया बॉन्ड जुड़ने लग रहा है और पुराना बॉन्ड टूटने लग रहा है। लेकिन आपको सर ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बच्चों एक बात तो, ये सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को रिपेल करके ही तो अरेंज हुए ऐसे। 3 बॉन्ड ऐसे अरेंज होते हैं 120 में, 4 बॉन्ड ऐसे अरेंज होते हैं, 5 बॉन्ड आपको पता नहीं ज्योमेट्री याद है कि नहीं, 5 की होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल, तो जब ये 5वीं चीज पीछे से आई और यहां जुड़ी, तो बच्चों ये बॉन्ड इतने पास पास थोड़े रहेंगे, रिपल्शन लगेगी इनके ऊपर, तो ये चलेंगे बीच में। कहां चलेंगे? बीच में। थोड़ा पेन छोटा देना भाई। ये बेसिकली यहां से बॉन्ड आया और यहां पर आके जुड़ गया, समझो यहां पर आके जुड़ गया। अब जुड़ा तो भैया इन पे रिपल्शन लगेगा, उधर तो गैप बहुत सारा है ना, स्पेस बहुत सारा खाली है, और ये बॉन्ड बॉन्ड रिपेल करते हैं दूसरे को। अरे बीपी रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, तो ये खुलेगा ऐसे, ये खुलेगा, तो आपको पता है ज्योमेट्री कौन सी मिल जाएगी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। कौन सी बनेगी? समझो भाई, अगर ये समझ में आ गया खेल बन जाएगा। ये बॉन्ड जो आया उसकी वजह से तीनों बॉन्ड खुल के बीच में आ गए। बीच में क्यों? अब उधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे, बिल्कुल बीच में बैठ गए, क्योंकि रिपल्शन इधर ही सबसे कम लगने वाला है। तो बोलो बीच में बन रहा है ट्रायंगल, ट्रायगोनल। ऊपर बनाओगे पिरामिड, नीचे बनाओगे पिरामिड, दैट्स अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगोनल, बोर्ड पे देखिए एच, यहां पर एक बॉन्ड पीछे, एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड जुड़ रहा है, निकल रहा है, एक बॉन्ड जुड़ रहा है। बच्चों ये होती है ट्रांजिशन स्टेज। क्या होती है? फोकस करिएगा, इस स्टेज को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेज। सुन लीजिए, या इसी का नाम दूसरा बोलो क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज। फिर वही, एंड दिस इज बेसिकली हाईली अनस्टेबल स्टेज। हाईली अनस्टेबल क्यों है? अरे यार, कार्बन 5 चीजों जुड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द बॉन्ड तोड़ना है हाइड्रोजन से, और नया बॉन्ड बेसिकली क्या करना है? बनाना है। तो ये स्टेज ना रिएक्शन में बहुत माइक्रो सेकंड्स के लिए टिकती है, उसके बाद दोबारा से चेंज होके कुछ नया बनेगा। अब नया क्या बनेगा? फोकस करना। फाइनली हाइड्रोजन डिपार्ट हो जाएगा, फाइनली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? डिपार्ट। और कौन जुड़ जाएगा? बोलो न्यूक्लियोफाइल। अब ये स्टेज है, अब जैसे ये डिपार्ट होगा, अब ऐसा तो रहेगा नहीं, क्या होगा? अब इनको जगह दिखेगी उस तरफ है, ये उस तरफ भाग जाएंगे, हो जाएंगे। अब ज्योमेट्री बन गई ऐसी, ज्योमेट्री वापस से क्या होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो छतरी इस तरफ को थी वो उस तरफ को चली गई? ये ऐसा हुआ जैसे कि वो छतरी हवा के अंदर, तूफान के अंदर यूं थी तो वो ऐसे पलट गई। इसे बोला गया, इस कॉन्फ़िगरेशन में बोला गया कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, वो इन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? बोलो इन्वर्ट। और मेरे को जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला? फोकस करिएगा बच्चों, कि यहां तो आ गया, फिर बातें, यहां तो आ गया OH, यहां तो आ गया OH, और तीनों हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ चले गए। तो क्या आपको नहीं लगा कि काम तो हो गया? सुनो भाई, क्लास, और Cl- डिपार्ट हो गया, काम तो हो गया, ये वाला पूरा प्रोसीजर। वही फाइनली CH3OH मिला। देखो CH3OH शुरू में था CH3Cl, OH आगे जुड़ गया, लेकिन वो प्रोसेस होता कैसे वो अब समझ में आया। सर होता कैसे है कि जो शुरू में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, मेरे पास जो CH3Cl का बॉन्ड था वो कैसा था? बोलो CH3Cl कैसा था? बोलो ऐसा था। अबे ये CH3Cl मेरे पास ऐसा था, समथिंग लाइक दैट ना, CH3Cl। बट आपको पता है कि क्लोरीन बन गया नेगेटिव और कार्बन बन गया पॉजिटिव, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बोलो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो फ्रंट से अटैक करेगा, पीछे से करेगा? पीछे से। फ्रंट से नहीं आ सकता, फ्रंट से नहीं आ सकता, पीछे से आएगा। अब पीछे से जब ये अटैक करने आएगा तो किस तरीके से अटैक करेगा? तो ये जब इससे जुड़ेगा तो आपको पता है कि भैया ये 5 बॉन्ड जुड़ने के बाद ज्योमेट्री चेंज होना चाहिए, इनको रिपल्शन लगेगी, बीच में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बोलो बीच में। ये ट्रांजिशन स्टेज होता है जहां पर कार्बन नया बॉन्ड बना रहा होता है और पुराना बॉन्ड तोड़ रहा होता है। फाइनली एक स्टेज आता है जब ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है फिर दोबारा से ये बॉन्ड इस तरफ को हो जाते हैं, और हमारा कॉन्फ़िगरेशन देखो ऐसे से ऐसा हो गया, मतलब इन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? बोलो, इसे बोला गया कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, और प्रोसेस का नाम दिया गया इन्वर्जन ऑफ
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ, पूरी बात समझने की कोशिश करें भाई, बोर्ड में बस ध्यान से सुनते रहो, देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जब पूरा समझ में आ जाएगा। तो मुझे बस एक बात बताओ, एक सीन बताता हूं, बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है, ये काम एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? मींस दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कैसी स्टेप रिएक्शन होती है बोलो? आपको लगेगा दो स्टेप है, बट ये एक स्टेप में। आगे चल के एक और मैकेनिज्म पता लगेगा जिसमें क्या होता है, अभी बता देता हूँ लेकिन कराऊंगा अगली क्लास में। जिसमें क्या होता है कि पहले हेलोजन निकल जाता है, पहले हेलोजन, ये पहला स्टेप होता है, और फिर सेकंड स्टेप पे वो जुड़ता है। बट यहाँ तो साथ के साथ हो रहा है, वो साथ के साथ निकल रहा है और साथ के साथ जुड़ रहा है। ये होता है बेसिकली SN2। अभी बताऊंगा SN2 में और क्या रहेगा, लेकिन आप पहले मुझे तुम एक बात को ओके करो यार, तुम्हें ये समझ में आएगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, और कुछ बातें केमिकल काइनेटिक्स की याद आ रही है तुम्हें? पहले रिएक्टेंट होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है जो हायर एनर्जी पे होता है, फिर फाइनल जाके बोलो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। नहीं आ रहा कुछ भी याद? फिर लास्ट में याद आ रहा है प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। पढ़ रहे हो तो याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ रहे हो तो भैया अभी 4 दिन बाद इसको भूल जाओगे, क्या फर्क पड़ता है ना? सो आपने पढ़ा होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन ये होता है, और एक होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो सामने से आता। तो मुझे बस ये बताओ कि रिएक्शन तो मुझे समझ में आ रहा है सर, बच्चों इधर कनिष्का, रिएक्शन तो मुझे समझ में आ रहा है कि हेलोजन निकल जाएगा सर, हेलोजन निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, लेकिन वो जुड़ता कैसे और वो निकलता कैसे, वो मुझे समझ में आया कि नहीं आया? ये काम 2 स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, साथ ही साथ ये निकल रही है और साथ ही साथ बोलो क्या हो रही है, जुड़ रही है। 2 स्टेप तब होता है जब पहले वो निकलता, पहले अपने आप को पूरा पॉजिटिव बनाता, फिर वो जुड़ता, तब जाके मिलता 2 स्टेप में। लेकिन ये कितने स्टेप बोलो? एक। 2 यहाँ पर 2 स्टेप के लिए नहीं, 2 का बताऊंगा रीजन क्या है, लेकिन नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कैसे कर रहा है वो समझ में आ गया। कॉन्फिगरेशन इसमें क्या हो जा रहा है बोलो? इन्वर्ट हो जा रहा है। ये सब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अपनी बुकलेट देखते हैं तो बुकलेट में मैंने कुछ लिखा है और मैं आपको बस वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुना रहा हूँ। जिन बच्चों का बुकलेट नहीं है वो सिर्फ सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैंने, सुनिए। इन द रिएक्शन nucleophile attacks on the carbon of the haloalkane and intermediate stage is formed in which the nucleophile start forming bond with the carbon and the bond with the halogen starts breaking at the same time, and finally nucleophile get attached to the carbon and halide ion depart during the process. Finally nucleophile जुड़ जाएगा और halide ion बोलो क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा। configuration of haloalkane become invert, और haloalkane की configuration बोलो क्या हो जाएगी, invert हो जाएगी, and it is called the inversion of configuration. Is this fine? अब एक सवाल पूछा गया, सुनिए जरा क्या सवाल है, सवाल सुनिए भाई क्लास। अरे यार बातें नहीं प्लीज, आप लोगों को बोलने का टाइम मिल जाएगा जब पूछूंगा ना क्वेश्चन, तब देखो कितना बोल रहे हो। अब बात ये कि जो हेलोल्केन है ये भी आपको पता है तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा आज की क्लास। कहता है कि जो मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है, इस मैकेनिज्म के थ्रू सबसे जल्दी कौन सा वाला हेलोल्केन रिएक्ट करता है, मतलब कौन सा वाला हेलोल्केन सबसे जल्दी इस मैकेनिज्म के थ्रू जाने की कोशिश करेगा। मैं समझाता हूं, जैसे कि समझो, मुझे बताओ सिंपल वाला कैसा होता है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ अगर एक भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ तो बोलो कौन सा होता है, ये CH3Cl है, बोलो कौन सा हेलोल्केन है, बोलो सिंपल, सिंपल हेलोल्केन, सबसे सिंपल यही हेलोल्केन होता है। अच्छा 1 डिग्री कैसा होता है, 1 डिग्री बताओ कैसा होता है। हेलोजन जिस कार्बन से, वो एक कार्बन से, वो एक मतलब CH3, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, बस सुनो जरा बच्चों क्लास। जैसे कि मान लो CH3 CH2Cl है और ये है CH3Cl, ये तो है सिंपल, ये समझो बहुत बहुत जरूरी चीज है। ये तो है CH3Cl सिंपल वाला, और ये है हेलोजन जिस कार्बन से, वो एक कार्बन से, बोलो कौन सा है, 1 डिग्री। कौन सा बोलो, नहीं आ रहा याद, इसको बनाऊंगा कैसे बताना जरा। बोलूंगा हेलोजन है, कार्बन है, उस कार्बन के साथ दो तो हाइड्रोजन है, दो तो हाइड्रोजन है, फोकस करना, और बोलो एक क्या है, अरे समझ नहीं आ रहा, CH3 CH2Cl, बस ऐसा बना दिया मैंने, हंसी का नहीं आ रही बात समझ में। एक और देखो 2 डिग्री बताओ कैसा होता है, CH3 C पे एक और CH3 होगा और HCl होगा, मतलब कि हेलोजन जिस कार्बन से वो 2 कार्बन से, हेलोजन जिस कार्बन से वो, अरे अरे 2 डिग्री लास्ट क्लास कराया। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा, हेलोजन उसके साथ जो कार्बन है उसके पास कितना हाइड्रोजन है, बोलो बस एक हाइड्रोजन है। ये कुछ बच्चों से मस्ती में लगे, उन्हें बच्चों फंसोगे तुम लोग, आपको बता रहा हूं। तुम लोगों को अभी मजा सूझता है, बाद में भी तुम्हें पता लगता है कि बहुत दिक्कत कर दी तुम लोगों ने अपने साथी। CH3 फिर CH आया और फिर CH3 और Cl है, होगा 2 डिग्री। लास्ट वाला बोलो 3 डिग्री कैसा होगा,
बोलो, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं बच्चों। बोलो, कौन कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है? सिंपल, 1 डिग्री हैलोजन जिस कार्बन से 3 से 3 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 2 से 2 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 1 से 1 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन से 1 से भी, सिंपल हैलोजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरा आपसे सवाल है कि इस काम को कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन डिपार्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ये तो हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हैलोजन निकल रहा है, हैलोजन फाइनली डिपार्ट हो गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। इस काम को सबसे जल्दी या सबसे फास्ट कौन सा वाला हैलोजन करता है? सिंपल वाला आपको लगता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे क्या चीज है पूरी। मुझे एक बात बताओ, जैसे CH3 है, या मान लो क्लास, बस 5 मिनट की चीज हो रहा है, मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना है? बोलो, इस कार्बन पे। अरे इसी पे तो होएगा जो हैलोजन के साथ अटैच है, ये तो कार्बन बड़ा स्पेशल कार्बन है। अब आप मुझे बताइए, इस कार्बन पे अटैक करना कब ज्यादा आसान होगा? जब इसके चारों तरफ थोड़ी भीड़ भाड़ कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। अगर तुम्हें किसी बंदे को अटैक करना है और बीच में बहुत सारी भीड़ भाड़ है तो उसको उतनी फास्ट अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है तो अटैक आसानी से कर जाएंगे। अरे नहीं आ रही बात समझ में? जैसे कि स्कूल से आते हुए बसेस में कोई दोस्त मिल गया तुम्हें, तुम पीछे से चढ़े हो, तुम्हें आगे अपना दोस्त दिख गया, जाके उसको पीछे से अटैक करते हो ना तुमसे, तो अटैक जो कर रहे हो बेसिकली, अगर भीड़ बहुत सारी है बस में तो वो अटैक नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, और अगर बिल्कुल खाली है तो जाके सीधा स्पेयर दे देना, रोमन रेंज वाला। सुनो क्लास, इधर ए बच्चों प्लीज। सो मुझे बताओ, OH माइनस जो है इसके ऊपर आसानी से अटैक करेगा बिकॉज यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बट क्या तुम जानते हो कि जो CH3 है वो भी ऐसा नहीं होगा, वो भी तो अपने 3 हाइड्रोजन्स को ऐसे फैला के बैठा होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक बल्कीनेस पैदा कर रहा है अपने आसपास, जिसकी वजह से OH माइनस को इसके ऊपर अटैक करना थोड़ा सा हिंडर्ड हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया? नहीं आया मुझे समझ में? अगली बार क्या हुआ? 2 डिग्री होने के कारण, 2 डिग्री होने के कारण क्या हुआ? इसकी भी बल्कीनेस है, इसकी भी बल्कीनेस है, ये रहा और ये रहा भाई। अब तो अटैक करना और मुश्किल हो गया, भीड़ भाड़ थोड़ी और ज्यादा हो गई। नहीं आया बात समझ में? तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार क्या हुआ? अरे तो भैया सुनो सुनो बताओ, सुनो ए क्लास प्लीज। तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, भीड़ भाड़ किस केस में है? बोलो 3 डिग्री में। किस केस में ये OH माइनस सबसे लेट अटैक कर पाएगा? मुझे बस ये बताओ 3 डिग्री में। तो सबसे फास्ट इस मैकेनिज्म को कौन दे जाएगा? सिंपल वाला। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाऊं, अगर मैं बनाऊं रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे जल्दी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं? बोलो सिंपल वाले। फिर कौन देते हैं? बोलो। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, विल गिव फास्टर SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनमें से कौन सबसे जल्दी देगा? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया, बताओ बताओ इनमें से कौन फास्ट देगा? बोलो पहले वाले केस में सबसे फास्ट SN2 कौन देगा? भैया क्या है सुनिए, व्हाट डू यू मीन बाय SN2? सर ये क्या है? S माने सब्स्टिट्यूशन, N माने न्यूक्लियोफिलिक। सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, हैलोजन की छुट्टी कर देगा, उसकी जगह बैठ जाएगा। प्रोसेस कैसे होने वाला है वो आपको पता है, वो पीछे से अटैक करेगा, सेम टाइम में साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूटेगा भी, फाइनली बॉन्ड टूट जाएगा आगे वाला और पीछे वाली चीज जुड़ जाएगी, लेकिन कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। कॉन्फिगरेशन ये होता है SN2 मैकेनिज्म। क्या होता है? अब पूछ ये रहा कि इनमें से कौन सा वो SN2 वाला मैकेनिज्म सबसे जल्दी कर जाएगा? तो मैंने कहा भाई देखो सबसे जल्दी करते हैं सिंपल वाले, फिर 1 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री, और सबसे स्लो कौन करते हैं? बोलो 3 डिग्री। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला एल्केन है।
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वटेवर जो भी है। सो मैंने बोला हैलोजन जिस कार्बन से वो 2 से 2 डिग्री है, हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है ये वाला जल्दी देगा, बोला है कि नहीं। सो ये डिग्रीज में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर वैसे बात करूंगा तो बोलूंगा दूसरे वाला जो केस है वो पहले वाले से जल्दी रिएक्शन देगा। नहीं है बात में, दूसरे वाला पहले वाले से जल्दी देगा। 2 डिग्री नहीं बोल रहा मैं, सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से जल्दी रिएक्शन देगा। नहीं है बात में। इधर बताओ, हैलोजन जिस कार्बन से वो 1 से 1 डिग्री, हैलोजन जिस कार्बन 3 से, ये 2 से, जल्दी देगा पहले वाला, फिर तीसरे नंबर पे जो है, और फिर ये ऑर्डर बनेगा। नहीं है बात समझ में। देखिए टॉपिक ना पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज जब तक मैं इसको लेके और क्वेश्चंस और थ्योरी नहीं बताऊंगा तो बात पूरी क्लियर होती नहीं है। लेकिन जितना बताया उतना क्लियर हुआ। क्लास 1 सेकंड, अभी छुट्टी नहीं हुई है, 2-3 मिनट लगेंगे। सुनो पूरी बात, मैंने अभी जितना तुम्हें बताया उतनी क्लैरिटी आई कि नहीं आई? मैंने तुम लोगों को क्या क्या चीज समझाने की कोशिश करी है बच्चों? आज शुरुआत में मैंने क्लास में ये बताने की कोशिश करी कि इस पूरे हैलोकेन्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलो? और उस कार्बन हैलोजन बॉन्ड को समझाने की कोशिश करेगी, जो उसमें शेयरिंग चल रही है ना, उस शेयरिंग में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा अधिकार है वो कौन लिए बैठा है? बोलो हैलोजन्स। और हैलोजन्स अपने आप को पार्शियली नेगेटिव करके बैठे हैं और कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव। और इन एनी केस कभी बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन रह जाएगा बिना इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसी से हैलोजन में नेगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है? फिर मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इसकी होगी तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे कम इसकी होगी। समझ नहीं आ रहा यार कैसे? और डायपोल मूवमेंट में ध्यान देना, क्लोरीन का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। वैसे होना फ्लोरीन का चाहिए था, बट कहीं ना कहीं क्लोरीन के पास अट्रैक्शन और साइज दोनों होता है, इसे ज्यादा बढ़िया अट्रैक्ट कौन कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को? क्लोरीन। समझ नहीं आ रहा? तो इधर की तो सबसे बढ़िया चीज ये वाला डायपोल मूवमेंट वाला पोर्शन था। हालांकि ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन ये भी आना चाहिए। यहां से तो नहीं फंसोगे बिल्कुल भी। दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहली रिएक्शन स्टार्ट कराई। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।